व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हमारे सेकंड चैप्टर क्लास 9 का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है के प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से करेंगे और इसके पीछे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और जल। तो बच्चों, अगर किसी बीकर में आपने जल और साधारण नमक को घुलनशील किया है या घोला है, तो इसके विलयन से इस विलय को पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण, जिसे हम इवापोरेशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब वाष्पीकरण से क्या होगा कि जल आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और हमें सोडियम क्लोराइड के अणु मिल जाएंगे। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। तो बच्चों, हमें पता है कि यह ऊर्ध्वपातन इसे क्या करेंगे, या ठोस की अवस्था से सीधा गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस की अवस्था से सीधा गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है। तो हम इसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड को ठोस से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित कर देंगे और हमारे बीकर में हमें साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ये प्राप्त होगा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, इसके लिए हमारा सबसे अच्छा तकनीक है छानन विधि, छानने की प्रक्रिया। यहाँ पर इंजन ऑयल है और वहां पे धातु के टुकड़े गिर गए हैं, तो कोई भी क्या करेगा कि छानने की प्रकृति से इस इंजन ऑयल को इस धातु के टुकड़े से अलग कर लेगा। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि होता है, अपकेंद्रण, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं, अपकेंद्रण विधि। जल से तेल निकालने के लिए, जल पर आप देख सकते हो कि तेल की सतह ऊपर की ओर तैरती रहती है। तेल की डेंसिटी, तेल ऑयल का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वह जल के सरफेस पे या सतह पर तैरती है। तो उसको निकालने के लिए, इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है पृथक्करण कीप। आप यह सारे टेक्निक हमारे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं, जहां पर हमने सभी टेक्निक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, यह हम घर में रोज करते हैं छानने की प्रकृति द्वारा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, ये बच्चे अपने, जब हम छोटे थे और बचपन में हमारे पास एक मैग्नेट होता था, तो हम क्या करते थे, उससे लोहे के जो भी सामान होते थे उसे, क्योंकि लोहा एक दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ पर हम चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं इसे, चुंबकीय पृथक्करण। इस टेक्निक से क्या होगा, सारे लोहे के पिन उस चुंबक पर चिपक जाएंगे। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम फटकन विधि, क्या हमारे गांवों में बहुत यूज किया जाता है, आप जब भी कभी विलेज जाओ तो आप इस चीज को देख सकते हो। तो भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए फटकन विधि का उपयोग किया जाता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने की प्रक्रिया, आप या तो इसे निथार सकते हो या फिटकरी का उपयोग कर सकते हो। फिटकरी या निथारने की प्रक्रिया भी एक है, निथारना। जैसे हम क्या करते हैं निथारने की प्रक्रिया में, कि हम पानी को ऐसे धीरे धीरे निकाले और नीचे मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, तो वो मिट्टी के कण उस पानी में नहीं आते। तो निथारने की प्रक्रिया भी एक विधि है। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ के विभिन्न रंगों का पृथक्करण, यहाँ हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जहां पर इसके पुष्प में इसकी पंखुड़ी को निचोड़ने से जो भी इसमें पदार्थ मौजूद होंगे, वह उन सभी पदार्थों का सेपरेशन या पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाय तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि चाय कैसे तैयार होती है, तो अपने घर में एक बार चाय बनाकर जरूर देखिए।
तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम आप क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। पानी में आप उस पर क्या डालते हैं बच्चों, ये हमारा विलायक है, हमें विलायक चाहिए, हमें इसमें चीनी चाहिए, चीनी यहां पर विलय का काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय, अवशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, उसके बाद उसमें जल डालते हैं, फिर इस जल और चीनी को हम क्या करते हैं बच्चों, घोलते हैं। घुलनशील की प्रक्रिया होती है, घुलनशील। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, और आपको पता है कि जब आप इसमें चाय की पत्ती डालोगे, जब चाय की पत्ती डालोगे तो चाय की पत्ती घुलती नहीं है, तो ये प्रक्रिया अघुलनशील है। ये प्रक्रिया क्या है, अघुलनशील है। चाय की पत्ती उस जल में नहीं घुलती तो यह प्रक्रिया अघुलनशील कहलाती है। फिर हम इसे उबालते हैं, दूध डालकर इसको उबाला। उसके पश्चात जब हमारा चाय तैयार हो जाता है तो हम छन्नी के माध्यम से चाय को छान लेते हैं। तो यहां पर हमारा विलायक है जल, विलय है हमारा चीनी, यहां पर हमारा विलयन है चीनी से बना ये जल, और इसमें चीनी घुल रहा है इसलिए ये घुलनशील है। उसके पश्चात चाय की पत्ती डाला तो चाय की पत्ती घुलती नहीं तो वो अघुलनशील है। फिर दूध डाला, उसे उबाला, और सबसे अंत में जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया फिल्ट्रेट बोल सकते हैं इसे, फिल्ट्रेट या छन्नी का उपयोग करके घुलय की प्रक्रिया सबसे अंत में होती है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे अंत में होती है। कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि विलायक यहाँ पे जल की मात्रा सबसे ज्यादा यूज होती है, तो विलायक जल है, चीनी हमारा विलय है, और आप चीनी को जब जल में घोलते हैं तो वह घुलनशील होता है पूर्ण रूप से, लेकिन चाय की पत्ती अघुलनशील होती है। उसके बाद होता है हम दूध उबालते हैं, उसमें डालते हैं, उसके बाद हम उस चाय को छान लेते हैं छन्नी के माध्यम से, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको दिया गया है कि 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु तालिका में दर्शाया गया है। तो इस तालिका को देखते हैं। यहाँ पर ये तालिका आपको बहुत अच्छे से दिख रही है। बोल रहा है कि 50 ग्राम जल 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा है कि 100 ग्राम जल में प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने, मतलब 100 ग्राम यहाँ पर 100 ग्राम 313 केल्विन में घुल जाता है संतृप्त विलयन में। तो 50 ग्राम के लिए मैथ्स करना है आपको, 313 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों, देखिए बच्चों यहां पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी कि जब हम 100 ग्राम को यहां पर 100 ग्राम 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, जिसकी मात्रा क्या है आप देख सकते हो 62 है। जिसकी मात्रा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, और इसकी मात्रा क्या है 62 ग्राम 313 केल्विन में पोटेशियम नाइट्रेट पे, मतलब 62 ग्राम 313 केल्विन में। बच्चों क्लियर है, 313 केल्विन में 62 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट घुलनशील है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है कि 50 ग्राम में कितनी KNO3 की मात्रा लगेगी। तो KNO3 की मात्रा को समझना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए बच्चों कि 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे 100 ग्राम जल है उसमें विलय पदार्थ की मात्रा मतलब 62, यहां हम लिखते हैं कि
100 ग्राम KNO3 में 62 ग्राम आपको पोटेशियम नाइट्रेट लग रहा है। 100 ग्राम जल में आपको 100 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम KNO3 के लिए कितना लगेगा। तो 50 ग्राम KNO3 के लिए कितना लगेगा, आपको पता है कि 100 यहां पर 100 50 गुने 62 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर हमें कितने 50 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में अगर 62 ग्राम KNO3 है तो 50 ग्राम जल में इसकी मात्रा 31 ग्राम होगी। 31 ग्राम होगी। इसे और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि 100 ग्राम जल में हमें 62 ग्राम KNO3 लग रहा है। तो 50 ग्राम के लिए आपसे पूछा है, तो 50 ग्राम के लिए 62 बटा 100 गुने 50 और ये 31 ग्राम इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे आपको मैथ्स यूज करना है कि अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम में 62 ग्राम लग रहा है KNO3, तो 50 ग्राम में उसका आधा लगेगा, मतलब 31 ग्राम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रज्ञा ने पोटेशियम पे संतृप्त विलयन तैयार किया और विलयन को कमरे पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अब जब विलयन ठंडा होगा तो क्या होगा। तो बच्चों क्या होता है कि जब तापमान कम होता है, जब तापमान कम होता है तो वहां पर तापमान कम होने के कारण ठोस पोटेशियम क्लोराइड का अवलोकन किया जा सकता है। ठोस पोटेशियम क्लोराइड की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप जानते हो कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वह पूर्ण रूप से घुलनशील है, जब हमने टेम्परेचर दिया तो वो पूर्ण रूप से वो चीज उसमें घुल गई। लेकिन जब वो ठंडा होता है तो फिर आप देखते हैं कि उसमें वहां उसके क्रिस्टल मिल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि घुलनशीलता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, तापमान बढ़ाने से बढ़ती है और घुलनशीलता तापमान घटाने से घट जाती है। तो हमें ठोस KCl की प्राप्ति होगी, हमें उस बर्तन में वह दिखेगा। उसके बाद देखते हैं कि लवण के इस तापमान पे कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। ये सारा जो डेटा आपको दिया गया है 100 ग्राम जल के लिए दिया गया है, 100 ग्राम जल के लिए दिया गया है, 100 ग्राम जल के लिए दिया गया है। ये सारा जो आपको वैल्यू दिया गया है तो 100 ग्राम जल के लिए दिया गया और आपसे 293 केल्विन का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KNO3 के लिए 32, सोडियम क्लोराइड के लिए 36, 35। तो आप बता दीजिए कि यहाँ पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा कौन घुलनशील है। 100 ग्राम में 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 37 ग्राम घुलनशील है। तापमान बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है। तापमान बढ़ाया, घुलनशील हो गया। आप कभी अपने घरों में देखते होंगे कि अगर कोई चीज अच्छे से घुल नहीं रही है तो आपकी मम्मी बोलती कि जाओ इसे गर्म कर दो, या जल्दी वहां पर उसमें वह पदार्थ घुल जाएगा। तो तापमान बढ़ाने से या इसकी घुलन क्षमता भी बढ़ती है और अगर तापमान घटा दिया तो उसकी घुलन क्षमता कम हो जाती है। या आप अपने घरों में आप इस चीजों को ऑब्जर्व करो। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप साइंस को पढ़ते हो, विज्ञान को समझते हो, तो यह बहुत ही हेल्पफुल है। हर जगह आप यह सोचिए कि कहाँ रियल लाइफ आपको अपने जीवन के चीजों को जोड़कर अपने विज्ञान को देखें तो आप जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद मिश्रणों को वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, छनी हुई चाय। तो यहां पर आपको बोल रहे हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण को अलग करें। समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझते हैं कि क्या होता है। समांगी मतलब एक समान, समांगी मतलब एक समान और विषमांगी मतलब अलग। तो विषमांगी यहां पे कौन सा मिश्रण होगा जिसमें विषमांगी मिश्रण जो असमान हो, जैसे अगर हम समांगी की बात करें तो बर्फ एक समान, वायु, आप यहां पर किसी भी गैस का सेपरेशन नहीं देख सकते हैं। लकड़ी भी एक तरह का पूरा समान होता है। छनी हुई चाय,
यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि यह विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी, यहाँ पर आपको इसमें मिट्टी में बालू के कण सारी चीजें आपको दिखेंगी। सोडा जल, सोडा जल बच्चों क्या होता है? सोडा जल, सॉरी बच्चों, चाय एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाय में कभी कभी दूध की छाली आती है, ठीक है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। सोडा जल, सोडा जल एक समान होता है। बर्फ, जो देखने में जिसका रूप एक रूप हो, जो एक रूप हो, जिसका सभी रूप एक समान हो, विषमांगी। निम्न कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, बर्फ हमारा शुद्ध पदार्थ है, बर्फ हमारा शुद्ध। दूध हमारा, दूध में हमारा मिश्रण होता है। लोहा एक धातु है शुद्ध। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट में भी मिश्रण होता है बच्चों। तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसके अवयव एक हो, अवयव एक हो, जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे किसी भी प्रक्रिया प्रकृति में, जैसे बर्फ के लिए H2O, लोहा के लिए आयरन Fe, हाइड्रोक्लोरिक HCl, यह एक प्योर पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड, पारा Hg, ईंट, ईंट मिश्रण होता है। ईंट को हम बहुत सारी चीजों के मिश्रण से बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने अपने एनसीईआरटी के प्रश्न को कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस वीडियो को बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न उत्तर में दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, हमें बोलिए और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते